नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूँ रूपेश पाटीदार और आज अपन हिंदी में पढ़ेंगे संधि। इससे पहले वाले वीडियो में वर्ण अच्छे से पढ़ चुके हैं। पंचमाक्षर और अनुस्वार और चंद्रबिंदु के बारे में अपनों ने जो इससे पहले जो वीडियो बनाया उसमें जानकारी ले ली है। आज अपन पढ़ेंगे संधि एवं संधि विच्छेद, किस प्रकार से संधि होती है, किस प्रकार से उसका विच्छेद किया जाता है, इसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। तो आपको सामान्य जानकारी इस टॉपिक के बारे में होगी, क्योंकि जो कक्षा 5 से बच्चों को पढ़ाई जाती है संधि, 6 में भी होती है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक होती है और आगे भी कॉलेज लेवल तक और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक आता है। तो जैसे आपने सुन रखा होगा, आपको याद भी होगा, क्योंकि अक्सर है ना परिभाषा रटा दी जाती है संधि की कि दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उससे संधि कहते हैं। तो अपन इसको जानेंगे कि किस प्रकार से परिवर्तन होता है या किस प्रकार से जो विकार यानी जो नया शब्द जो बनता है दो वर्णों के मेल से, वह संधि होती है, यानी जुड़ना, आपस में मिलना। तो संधि की परिभाषा है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। यानी अभी मैंने बताया कि दो वर्ण ले लेंगे और उनके आपस में मिलने से जो नया विकार उत्पन्न होता है, नया शब्द बनता है, नया वर्ण बनता है, उसे हम संधि कहते हैं। अब ये तो हो गई अपनी साधारण सी सामान्य सी परिभाषा हो गई है, क्योंकि कक्षा में अक्सर सर मैडम यह परिभाषा बच्चों को रटवा देते हैं, उनको यह याद होती है। परंतु आज अपन इसके साथ ही इसकी गहराई में जाएंगे, उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे कि दो वर्ण जो होते हैं, जैसे वर्ण कोई से भी हो सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर क और ख के योग से, तो क्या नया वर्ण बनेगा, नया शब्द बनेगा, कोई विकार होगा, कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा, यानी यहाँ अपनी संधि नहीं होगी। इसलिए इस चीज को गहराई से समझने के लिए अपन आज ये पढ़ेंगे कि जो दो वर्ण होते हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए। तो दो सार्थक शब्दों के वर्ण का मेल होना चाहिए। दो सार्थक शब्द जो होते हैं उनके वर्ण होना चाहिए। जैसे सार्थक शब्द यानी जिनका कोई मतलब निकलता हो, जिनका कोई अर्थ होता हो, और जो हिंदी में मानक शब्द होते हैं, जो माने गए शब्द होते हैं। ठीक है, तो अपन सार्थक शब्द के जैसे उदाहरण के लिए ले लिया हिमालय। तो हिमालय जो है वह दो सार्थक शब्दों से मिलकर बना है, जैसे हिम धन आलय, हिम धन आलय बराबर हिमालय, यानी दोनों सार्थक शब्द हैं। इसका भी अर्थ निकलता है और इसका भी अर्थ निकलता है। जैसे विद्यालय, देवालय, जैसे देवालय, देव धन आलय, यानी देवताओं के का निवास स्थान है ना। तो आलय और हिम दोनों का यहाँ पे अर्थ निकलता है, यानी ये क्या हो गए, सार्थक शब्द हो गए। तो पढ़ेंगे दो सार्थक शब्दों के वर्ण का मेल, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। जैसे प्रथम शब्द जो भी है उसका क्या लेंगे, अंतिम वर्ण, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे अभी लिया था हिमालय ही ले लेते हैं अपन, उदाहरण में लिखा है हिमालय, हिमालय को लेते हैं और इसको कैसे तोड़ेंगे, इसकी संधि कैसे करेंगे, संधि विच्छेद कैसे करेंगे। तो हिम धन आलय बराबर हिमालय होता है। अब सार्थक शब्द की बात हो गई कि दोनों सार्थक शब्द है, दोनों का अर्थ या मतलब निकलता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि दो सार्थक शब्दों के वर्ण का मेल, यानी जो प्रथम, इसमें संधि करते समय एक चीज ध्यान रखना कि इसमें जो प्रथम जो शब्द होता है यह अपना हो गया प्रथम शब्द, और यह हो गया अपना द्वितीय
शब्द, प्रथम शब्द का कौन सा वर्ण लेंगे? अंतिम। प्रथम शब्द जो है हिम, उसका कौन सा वर्ण लेंगे अपन? अंतिम। तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको? म, ठीक है, आपको म ही दिख रहा है। और यहां पे क्या दिख रहा है? आ। परंतु यहाँ पे म जो है, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको व्यंजन पढ़ाए थे, आपने वर्ण देखे होंगे, उसमें स्वर व्यंजन अगर पढ़ लिए हैं तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि जैसे यहाँ पे हिम आपको म दिख रहा है, परंतु यहाँ पर अंतिम वर्ण म न होते हुए अ है। क्योंकि मैंने बताया भी था आपको कि जो प्रत्येक व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं होते हैं। यानी प्रत्येक जो व्यंजन वर्ण है उनमें स्वर अप्रत्यक्ष अदृश्य रूप से छिपा रहता है। उसमें जो भी वर्ण है, जैसे क से ज्ञ तक के वर्ण हैं, वो स्वर की सहायता से ही उच्चारित होते हैं और ध्वनित होते हैं। तो यहाँ पर ले लेंगे इस, अपन यहाँ पे क्या करेंगे? वर्ण विक्षेपण करेंगे, इनको तोड़ेंगे। तो जैसे इसको अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पे बनेगा, इसको अच्छे से सभी वर्ड को मैं डिफाइन करके आपको बता दूं कि किस प्रकार से तोड़ना है। जैसे इसमें ई है तो ह, धन ई, धन म, धन अ, आ, धन ल, धन अ, धन य, धन अ। कहने का मतलब है इस प्रकार से ये वर्ण विक्षेपण है, यानी इनका जो ओरिजिनल रूप है ये किन से बने हैं, तो मैंने यहाँ पे सारे तोड़ के रख दिए हैं। अब बात आती है कि इसमें जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण ले रहे हैं, तो अपने को यहाँ पे म दिख रहा है, ठीक है। तो कहाँ तक की बात करेंगे अपन? यहाँ तक की बात करेंगे। ये वाला प्रथम भाग हो गया, ये वाला अपना द्वितीय भाग हो गया। तो इसमें जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर अ दिख रहा है। क्या है यहाँ पे? अ। तो अपन लेंगे यहाँ से अ, और यहाँ पर क्या लेंगे? आ। यहाँ पर जो प्रथम शब्द जो लेंगे, जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लेंगे अ, और यहाँ लेंगे द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जो है आ। तो अ धन आ के योग से अपना बना आ। ये आगे जो दीर्घ संधि उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से सार्थक शब्दों के प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के योग से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, वह संधि होती है। तो आपको समझ में आया होगा कि प्रथम जो शब्द हैं, ये प्रथम शब्द हैं, इसका जो अंतिम वो लेंगे अपन यहाँ वाला, यानी ये अ है, और जो द्वितीय शब्द है इसका जो प्रथम लेंगे यानी आ है। तो इस प्रकार से यहाँ से हम लोगों ने ये अ और आ लिया है और इसका योग आ बना। तो इस प्रकार से जो अपनी संधि बनी वो हिम धन आलय थी, तो वो बन गई अ धन आ के योग से आ बना। तो ये हो गया हिम अधूरा था यहाँ पर, और आ के योग से ये पूरा बना, और बचा क्या था अपना? लय, यानी ये पूरी संधि हो गई अपनी हिमालय। ठीक है, आपको समझ में आया अच्छे से? अब देखो ये चीज जो है, अगर आपने व्यंजन पढ़े हैं, स्वर पढ़े हैं, तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया था संधि के बारे में, मैंने बताया और संधि का आपको परिचय दिया कि संधि की परिभाषा जो सामान्य डेफिनेशन है वह है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। और जो इसकी गहराई से जो परिभाषा बनती है वो है कि दो सार्थक शब्दों के मेल से, यानी इसके जो सार्थक शब्द हैं इसका जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण, और जो दूसरा सार्थक शब्द है उसका प्रथम वर्ण, इन दोनों के योग से या मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। मैंने उदाहरण आपको अभी बता दिया है। ये हो गई अपनी संधि की परिभाषा। अब बात करेंगे अपन संधि के प्रकार के बारे में। अब संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि
तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यानी तीन प्रकार की संधि होती हैं। अब अपन पढ़ेंगे जो स्वर संधि है उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले तो स्वर संधि के बारे में जानकारी लेंगे, स्वर संधि की परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो स्वर संधि की जो परिभाषा है वह है कि स्वर के साथ, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या है परिभाषा कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है स्वर संधि, यानी इसमें व्यंजन का कोई रोल नहीं होगा, इसमें केवल स्वर ही होंगे। ठीक है, तो अब स्वर संधि की परिभाषा हो गई। अब स्वर संधि के भी भेद की बात करेंगे। तो इसमें 5 प्रकार की यह संधि होती हैं। स्वर संधि का जो भी भेद है यहाँ पर अंकित है। इसमें पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरी है गुण स्वर संधि, तीसरी है वृद्धि स्वर संधि, चौथी है यण स्वर संधि और पांचवी है अयादि स्वर संधि। ठीक है, तो अपन अब स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि में इनके भेद पढ़ेंगे। तो स्वर संधि की परिभाषा मैंने आपको बता दी, इसके भेद भी आपके सामने यहाँ लिखे हैं। अब जो इसमें जो प्रथम है, इसका प्रकार है वह है दीर्घ स्वर संधि। कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि को अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब दीर्घ स्वर संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि की डेफिनेशन यानी परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो दीर्घ स्वर संधि जिसे नाम से पता चल रहा है, मैंने स्वर बताए थे आपको, तो आपने अगर स्वर पढ़े हैं तो आपको पता चल रहा होगा ह्रस्व स्वर यानी लघु और दीर्घ मैंने बताए थे आपको। तो इसमें दीर्घ में जो संधि बनती है वह बड़े जो स्वर है सजाती स्वर बन जाते हैं, अपना जो रूप होता है वह दीर्घ रूप ले लेते हैं। अब संधि की दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा पढ़ेंगे कि इसमें लघु, जिस संधि में लघु दीर्घ सजाती स्वर, लघु दीर्घ सजाती स्वर के योग से या इनमें जो परिवर्तन विकार उत्पन्न होता है तो वह क्या बन जाता है, वह दीर्घ स्वर बन जाता है। जैसे अब मैंने यहाँ पे आपको बताया लघु दीर्घ सजाती स्वर, तो जिन्होंने वीडियो पुरानी नहीं देखी उनके समझ में नहीं आया होगा कि लघु दीर्घ सजाती स्वर क्या है। तो मैं आपको एक बार और इसके बारे में जानकारी दे दूं कि लघु या जो ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं, जिन्हें छोटे स्वर भी कहते हैं, अपनी भाषा में अपन उन्हें छोटे स्वर कह सकते हैं। दीर्घ स्वर यानी दीर्घ यानी बड़ा, तो आपको नाम से पता चल रहा है दीर्घ यानी बड़ा। तो यहाँ पे लिखेंगे लघु स्वर या ह्रस्व स्वर को जानेंगे अपन। तो वो होते हैं अ, ई, उ, और इसमें बात आई है सजाती की, और यहाँ पे री भी है, परंतु री को इसमें नहीं लेंगे, केवल लघु स्वर में सजाति की बात हो रही है, यानी एक ही जाति के, यानी जिनसे इनका निर्माण हुआ। ठीक है, ये तो हो गए लघु और ह्रस्व। अब दीर्घ की बात करूं तो इसमें दीर्घ स्वर कौन से हैं? दीर्घ सजाती स्वर की बात करेंगे यहाँ पे। तो अ प्लस अ के योग से आ बना, और अ प्लस अ के योग से आ, और ई प्लस ई के योग से बड़ा ई, जिसे दीर्घ बोलते हैं। उ प्लस उ के योग से बड़ा उ बना। यानी अपना जो यहाँ पर रिजल्ट आया वो है आ, ई और उ। ये कैसा रिजल्ट है? दीर्घ में तो जैसे मैंने आगे के भी बताए थे ए वगैरह, वो संयुक्त थे, स्वर ही थे, परंतु वो संयुक्त स्वर हैं। और दीर्घ सजाति की बात करेंगे तो आ, ई और उ। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि कैसे किस प्रकार से लघु दीर्घ सजाती स्वर है। तो यह यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। अब जो उदाहरण ले लेते हैं,
जैसे यहाँ पे मैंने अभी बताया था अ धन आ और ई धन ई बराबर बड़ा ई और ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, यानी अपने सामने जो यहाँ पर 3 कंडीशन बनती हैं, अपने सामने यहाँ पे क्या होता है 3 कंडीशन बनती हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इस प्रकार से इसमें दीर्घ संधि में अपन इसको पढ़ेंगे। तो पहले लेंगे अपन फर्स्ट कंडीशन जो बन रही है यहाँ पे आ वाली, कि किस प्रकार से लघु दीर्घ मिलकर दीर्घ बनाते हैं, उसको लेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो इसका सूत्र ले लेते हैं। सबसे पहले तो किसका लेंगे, इस वाले का, फर्स्ट कंडीशन है उसका सूत्र लेंगे अपन। तो इसमें होगा अधन आधन अधन ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कंडीशन है, चाहे संधि करते समय प्रथम जो शब्द का अंतिम वर्ण अ हो और द्वितीय आ हो, जैसे अभी हिमालय में देखा था, और चाहे वह प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ हो या द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अ हो या फिर अ हो, दोनों अ हो या दोनों आ हो, तो इस कंडीशन में जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा, जो यहाँ पर जो वर्ण बनेगा, वह जो स्वर होगा वह दीर्घ स्वर होगा। और दीर्घ स्वर कौन सा बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा आ। ठीक है, यहाँ पर कौन सा स्वर बनेगा, दीर्घ स्वर बनेगा, और वो कौन सा होगा, अ प्लस आ और आ प्लस अ या अ प्लस अ या आ प्लस आ के योग से अगर ये वाली कंडीशन लागू होती है कहीं भी, तो जो रिजल्ट रहेगा अपना वो आ ही होगा। ठीक है, आपको समझ में आया। तो अब उदाहरण ले लेते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है महात्मा, ये समझ में आ गया। अब लिखेंगे महात्मा। अब महात्मा तो लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए सामान्य से सिंपल उदाहरण लिए हैं, ताकि आप आसानी से इनको सीख सको। जैसे हिमालय, सर हिमालय तो हमको भी आता है, लिख रखा है, इसमें क्या है, महात्मा महाधन आत्मा हमको भी आता है। नया क्या बताया, नया तो है कि अब आप इसमें सीखोगे कि इसमें क्या लॉजिक है, क्या नया है। ठीक है, तो यानी अपन इनकी गहराई में जाके पढ़ेंगे डीप से कि किस प्रकार से आया, और जो सार्थक शब्द की बात हुई थी यहाँ पे, सार्थक शब्द, तो वो कैसे निकालेंगे उसको भी अपन यहाँ देखेंगे। महात्मा की अगर संधि विच्छेद करें तो बनती है महाधन आत्मा। ठीक है, संधि विच्छेद यही होती है, महाधन आत्मा बराबर महात्मा, सभी को पता है। परंतु संधि कहाँ से तोड़ी, यहाँ से तोड़ी। ठीक है, और वहाँ पे क्या है, आ है, तो यहाँ पर क्या है, आ है। ठीक है, तो इससे पहले का जो है, जैसे अंतिम वर्ड की बात हुई थी कि अपन लेंगे, तो आ धन आ के योग से, यानी आ धन आ के योग से आ बना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, म धन आ धन मा। ठीक है, ये कंडीशन हो रही है क्योंकि इन दोनों को ले लिया, यहाँ से भी आ लिया, यहाँ से भी आ लिया, इन दोनों के योग से बड़ा यानी दीर्घ आ बना। ठीक है, दीर्घ बना यानी दीर्घ आ है ना, तो महधन आधन त्मा। ठीक है, अब सार्थक शब्द कैसे निकालेंगे यहाँ से वो देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि क्या यह आ कैसे बना होगा, तो अपने सामने अपने को पता है, या तो अ या आ के योग से, या फिर आ या अ के योग से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं कि यहाँ की बात कर रहा हूं मैं, प्लस से इधर की यहाँ की, तो या तो यह अ से बना होगा या आ के योग से बना होगा, इधर या तो आ से बना होगा या अ से बना होगा। यानी आपको समझ में आया। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, आप देखना, और मैं लिख दूंगा, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं अपन, सार्थक शब्द निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे अ से बना होगा तो ये बन जाएगा मह, आ से बना होगा तो ये बन जाएगा महा। इधर की बात करेंगे तो ये अगर आ से बना होगा तो ये बन जाएगा आत्मा, और अगर अ से बना होगा तो बन जाएगा आत्मा।
अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर यह जैसे अ से बना है तो मह बनेगा केवल, और आ से बना है तो महा बनेगा, और यह वाला अगर आ से बना तो आत्मा बनेगा, और अ से बना है तो आत्मा बनेगा। अब बात आती है यहाँ पे सार्थक शब्द की। सभी ने पढ़ा है, सभी पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें देखेंगे अपन सार्थक शब्द कौन से हैं। क्या मह सार्थक शब्द है? क्या हिंदी जो भाषा है उसमें यह मानक शब्द है? क्या इसका कोई मह का अर्थ निकलता है? नहीं। महा का यस निकलता है। क्या होता है? महा यानी महान। और इधर लेंगे अगर आत्मा लेंगे, महाधन आत्मा, तो आत्मा का कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता है। तो ये अपना रोंग है, ये भी रोंग है। तो अर्थ वाला जो है वो कौन सा है? महा, और ये क्या है? आत्मा। तो महाधन आत्मा बराबर महात्मा। आया समझ में सार्थक शब्द कैसे निकालते हैं? तो इस प्रकार से अपन यहाँ देखकर इस संधि को कर सकते हैं। अगर ये वाली कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आ गई है, संधि को तोड़ने की और तोड़कर भी उसके डीप में जाकर उसके सार्थक शब्द निकालने की, तो आप कभी भी यहाँ पर गलती नहीं करोगे। तो इस प्रकार से यह आपकी दीर्घ संधि का जो पहली वाली कंडीशन है आ वाली, इसका मैंने सूत्र लिख दिया है और इसका उदाहरण भी आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, आपने यह जो दीर्घ का फर्स्ट कंडीशन ये हो गया है, समझ में आया होगा। या फिर एक और उदाहरण आपको समझा देता हूं मैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे दिया है एकांकी, एकांकी। अब इसका संधि विच्छेद आप करके देखिए होता है या नहीं। ठीक है, कोशिश करना इसका संधि विच्छेद करने की और इसका सार्थक शब्द निकालने की। मैं आपको अभी बता देता हूं। एकांकी, एकांकी यानी एक धन अंकी बराबर एकांकी होता है। तो इसमें देखेंगे कि कैसे बना। तो जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लेंगे यहाँ से, तो ये क्या है? तो क धन अ है, तो अपन क्या ले लेंगे? यहाँ से अ को ले लेंगे। तो ये लिया आप लोगों ने अ, और यहाँ पे क्या है? अ प्लस अ बराबर, अभी मैंने बताया था कोई सी भी कंडीशन हो तो दीर्घ वर्ण स्वर बनेगा यानी आ। तो अब इनको कैसे जोड़ेंगे? यहाँ से आप लोगों ने क्या किया? संधि विच्छेद किया था। तो यहाँ देखेंगे अपन कि इसको कैसे तोड़ेंगे। आप कैसे लिखोगे इसको, किस प्रकार से इसको अलग कर सकते हो। देखो, ये वाली चीज जो पिछले वीडियो में मैंने बनाया था उसमें पंचमाक्षर मैंने आपको पढ़ाए थे, तो आपको ये अनुस्वार देखकर समझ में आता है कि यह क्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि अ हटा लोगे तो ऊपर केवल अनुस्वार यानी पंचमा अक्षर बच जाएगा। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, इसका क्या रूप है, वो मैंने आपको कल समझाया था। तो यहाँ पर जो लिया है वह था आ। तो अब इन दोनों में से क्या करेंगे, कौन सी कंडीशन से बना होगा यह? ठीक है, तो यह अगर अ और आ के योग से बना है तो, और इधर भी अ या आ से बना हो तो इधर बनेगा एक। ठीक है, अगर अ से बना तो एक और आ से बना तो एका, इधर बनेगा अंकी। अब ये कैसे करोगे आप? तो यहाँ पर अ तो ऑलरेडी दोनों के योग से हो गया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? तो यहाँ पर यह जो है मैंने कल बताया था कि क वर्ग का अंतिम जो वर्ण क्या होता है, तो क वर्ग का अंतिम जो पंचमाक्षर होता है वह अंग होता है। तो अपन कैसे लिखेंगे इसको? तो यह क्या बन जाएगा? अंग इस रूप में आएगा। ठीक है, अंकी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो आप, अगर इसको बिंदी के रूप में भी लिख सकते हो, अगर आप इसको ऐसे लटका के रखोगे, ठीक है, तो यह उचित नहीं होगा। तो इसको पंचमाक्षर को कैसे लिखोगे आप? अंग के रूप में लिखोगे।
ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया। ये कल मैंने वीडियो में बताया था आपको, यानी क वर्ग इसका जो पांचवा जो वर्ण था वह अंग है, तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे एक धन अंकी, तो यहाँ पर अ से बना, ठीक है, तो या तो फिर इसको ऐसे लिख दो, अंकी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसमें आंकी हो जाएगा। तो जो सार्थक शब्द है वो क्या होगा, एका का मतलब नहीं होता है हिंदी में, एका यानी संस्कृत में हो जाता है एक, यानी एक, और आंकी का मतलब नहीं होता है, तो क्या होगा अंकी। तो एक धन अंकी बराबर एकांकी, तो यह हो गया अपना एकांकी का संधि विच्छेद। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन अपनी हो गई है। सेकेंड की बात करेंगे तो दूसरी कंडीशन अपनी क्या है, ई धन ई के योग से बड़ा ई यानी दीर्घ ई। ठीक है, तो अपन पहले सूत्र लिख लेते हैं इसका, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सूत्र में है ई धन बड़ा ई बराबर, साथ में लिख देंगे ई धन ई, ई धन ई या ई धन ई, इन सभी के योग से क्या बनेगा, दीर्घ, दीर्घ स्वर, सजाति स्वर बनेगा, और ई सजाति स्वर यानी एक ही जाति के। ठीक है, तो यह इसका सूत्र हो गया, चाहे कोई सा भी ई आए। उदाहरण लेंगे जैसे कपीश, उदाहरण में लिया कपीश। अब क्या करेंगे, इसको अपन तोड़ते हैं यानी संधि विच्छेद करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, कपिधन ईश, कपिधन ईश बराबर कपीश। तो इसमें क्या लेंगे, देखेंगे कि ये कैसे बना, यानी ई यहाँ पे अंतिम जो लेंगे, जैसे प धन ई के योग से बना, इसका है ई। ठीक है, ये हो गया क और ये हो गया श। अपनी बात है कि जो प्रथम शब्द का अंतिम ये लिया और द्वितीय शब्द का प्रथम यानी ये लिया, यहां से निकाला। ई धन ई, यानी देखो कंडीशन कहां पे हो रही है, तो ई धन ई ये वाली, यानी ये सूत्र फॉलो हो रहा है, यहाँ पे ये लागू हो रहा है। तो इन दोनों के मेल से कौन सा बनेगा, तो ये वाला बनेगा दीर्घ ई। तो यहाँ पर दीर्घ ई, और आपको मात्रा पता होनी चाहिए। आ की मात्रा तो मैंने पहले वीडियो में बताई भी थी, जैसे ऐसे लगती है, परंतु ई की मात्रा इसकी ध्यान रखना कि हमेशा ऐसे लगती है। छोटा ई की सामने से लगती है, बड़ा ई की मात्रा ऐसे लगती है। बहुत सारे तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि छोटा ई की मात्रा कौन सी होती है और बड़ा ई की मात्रा कौन सी होती है। तो मैंने जैसे यहाँ पे ये लगाई छोटी, अब आप बोल दो सर यहाँ पे तो कपीश आपने बड़ी मात्रा लगाई थी, संधि विच्छेद में छोटी लगा दी। ये मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। क्यों, क्योंकि जो इसके टुकड़े किए हैं, कपि जो लिखा है वो सार्थक शब्द है, उसमें छोटी मात्रा ही आएगी। कपि का मतलब होता है, सार्थक शब्द क्या है, कपि मतलब आप सोचो, मैं फिर बाद में आपको इसके संधि विच्छेद करके बताऊंगा, सोच के दिमाग में रखना। और इस पूरे कपिश का मतलब ही सोच के रखना। ठीक है, तो ये हो गया। तो इन दोनों के योग से क्या बना, बड़ा ई बना। बड़ा ई की मात्रा अभी मैंने बताई इधर से, तो यहाँ से क्या लिया क प, और इसको पूरा करेगा ये ई की मात्रा, बचा क्या था अपना श। ये हो गई संधि कपिश। ठीक है, आपने सोच लिया कपिश का मतलब क्या होता है। कपि का मतलब होता है बंदर या वानर, और ईश यानी स्वामी, यानी बंदरों का स्वामी या राजा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आई होगी। चाहे सूत्र मैंने लिख दिए हैं, कोई सी भी कंडीशन फॉलो हो, चाहे इधर जो है प्रथम शब्द का अंतिम जो वर्ण है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, कोई सा भी हो, तो उनके योग से हमेशा दीर्घ ही बनेगा। ठीक है, इसमें एक और है जैसे रजनीश, वो देख लेते हैं। रजनीश, इसमें क्या करेंगे, तो रजनीश में संधि विच्छेद करेंगे, रजनी धन ईश, रजनी धन ईश, इसमें दोनों बड़े ई हैं। कंडीशन लागू हो रही है, दोनों बड़ा ई यानी बड़ा ई बनेगा, यानी ये वाली और इसकी मात्रा इधर से, तो रजनी
रजनी और ये दोनों हो गया था, बचा क्या था इधर, र ज और न, यहाँ से बड़ा ई लिया था, ठीक है, और इधर से ईश में से ई ले लिया था, श बचा था, तो रजन लिखा, मात्रा लगाई बड़ा ई की और श बचा था, लिख दिया। ये हो गया रजनीश। रजनी यानी रात्रि, ईश यानी स्वामी, रात्रि का स्वामी, ठीक है। तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। और इसमें भी अपन निकाल सकते हैं, जैसे कपिश में मैंने नहीं बताया है तो मैंने एक में बता दिया है, आप निकाल सकते हैं। महात्मा में, एकांकी में बताया मैंने किस प्रकार से सार्थक शब्द निकाल सकते हैं, तो इसमें आप हैं जैसे उस कपिश में भी निकाल सकते हैं किस प्रकार से बनेगा, और रजनीश में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इसको निकालेंगे तो कैसे बनेगा, दोनों कंडीशन में, या तो छोटा ई या बड़ा ई के संयोग से, तो आप लिख सकते हो जैसे इसमें अगर ये छोटा ई, अगर छोटा ई के संयोग से बना है या बड़ा ई के संयोग से, फिर इधर छोटा या बड़ा, तो इधर बनेगा रजनी, इधर बनेगा रजनी, इधर बनेगा ईश और यह बनेगा ईश। तो अपना सही कौन सा है, इस रजनी का मतलब नहीं निकलता है, यह त्रुटि वाला शब्द हो गया, यानी इसमें त्रुटि है, यानी मात्रा की त्रुटि है, तो ये अपना नहीं होगा। ईश भी नहीं होगा, क्योंकि अपना सही वाला सार्थक अर्थ जो निकलता है किससे निकलता है, रजनी यानी रात्रि और ईश यानी स्वामी से, यानी रजनी धन ईश बराबर रजनीश, यानी इसका मतलब हो जाएगा सार्थक शब्द निकलना चाहिए, सार्थक मतलब निकलना चाहिए, तो रजनी का मतलब रात्रि और ईश यानी स्वामी, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन, ये आपको सेकेंड कंडीशन मैंने आपको बता दी है। अब आ की हो गई फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन ई की हो गई। अब थर्ड कंडीशन के बारे में बात करते हैं, वो है उ। किसके बारे में बात करेंगे, उ के बारे में। इसका सूत्र में लिख देता हूं, उ धन उ बराबर उ धन उ बड़ा उ, किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन हो तो जो बनेगा वह दीर्घ उ बनेगा, दीर्घ स्वर यानी उ, और इसकी मात्रा होती है ऐसे, छोटा उ की मात्रा ऐसे उल्टी होती है, ध्यान रखें, ऐसे न लगाएं। यह दीर्घ की मात्रा होती है, यानी जो संधि जोड़ेंगे उसमें सारी बड़ी मात्राएं बनेगी। जैसे ई वाली में दीर्घ में बड़ा ई की मात्रा ही लगेगी, और इसमें आ वाली कंडीशन में बड़ा आ की यानी आ की ऐसी मात्रा ही लगेगी, और उ में बड़ा उ की मात्रा ही लगेगी, ठीक है। इसके उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण लिया जैसे भानुदय, भानुदय हो गया। अब भानुदय की बात करेंगे तो यहां पर इसका विच्छेद करेंगे। सभी को पता है कि भानु धन उदय बराबर क्या होगा, भानुदय। भानु धन उदय बराबर भानुदय, ठीक है। अब ये कैसे, यहां से क्या लिया, यानी प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण को लेंगे, तो क्या है यहाँ पे उ, और यहाँ पर द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को लेंगे, यहाँ पे क्या है उ। ये कंडीशन सूत्र में देखो आप कहाँ पर फॉलो हो रही है, या फर्स्ट में हो रही है। दोनों छोटा उ के योग से दीर्घ जो स्वर बनेगा, दीर्घ वर्ण बनेगा, वह सजाति बड़ा उ बनेगा, और इसकी मात्रा ये होती है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से लिया था, यहाँ बचा था अपना बान, उ इधर ले लिया था, और यहाँ पे बचा था दय, तो अपन इसको लेंगे यहाँ से भान, और ये मात्रा इसको पूरा करेगी भानु, और बचा था अपना दय, ठीक है। तो ये हो गया भानु दय। भानु का मतलब, अब सार्थक शब्द निकालना है आपको, भानुदय का मतलब बताओ मेरे को, सोच के रखो, ठीक है। तो अब यहाँ पे सार्थक शब्द कैसे निकालेंगे, ये दो कंडीशन से बना होगा। कैसे, या तो छोटा उ के योग से या बड़ा उ से, ये भी या तो छोटा उ से या बड़ा उ से। कहाँ से विच्छेद किया था, यहीं से किया था ना, ठीक है, यहाँ से किया था उ के यहाँ से। तो यहाँ से देखेंगे, अगर ये बना, छोटा उ की बात करें तो भानु, बड़ा उ की बात करें तो भानु, और इधर बात करें तो ये उ से करेंगे उदय, और ये उदय।
अब सार्थक शब्द निकालना है तो कैसे निकालेंगे? क्या ओरिजिनल रूप जो है भानु का वो कौन सा है? तो इसमें भानु जो है वह सही शब्द है जिसमें छोटा ऊ की मात्रा लगी है, इसका सार्थक अर्थ नहीं होता है। भानु यानी होता है सूर्य, और यह उदय सही है, यह गलत है। भानु धन उदय बराबर भानुदय यानी सूर्योदय। ठीक है, भानु धन उदय बराबर क्या होता है? भानुदय। भानु का मतलब होता है सूर्य, उदय यानी उगना या उदित होना। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अब बात करते हैं इसी में एक और ले लेते हैं, जैसे वधूत्सव है या फिर मंजूषा ले लें, है ना। वधूत्सव ले लेते हैं। वधूत्सव का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तो वधु धन उत्सव। ठीक है, इसका कैसे हुआ? तो यहां से बड़ा ऊ और छोटा ऊ। कंडीशन देखो सूत्र में कहां पे है? बड़ा ऊ और छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो ये बना बड़ा ऊ। ठीक है, ये से तो यहां से लिया वध बचा था। ठीक है, और यहां से आधा त स और व। ठीक है, अब लेंगे यहां से ऊ की मात्रा लगाएंगे, यहां से जो बचा था वो ले लेंगे, तो ये बन गया वधूत्सव। इसका सार्थक जो शब्द निकालना है वह आप ट्राई करना, मंजूषा में भी आप ट्राई करना। जैसे वधूत्सव तो वधु धन उत्सव यानी वधु यानी वर वधु बोलते हैं ना अपन, तो वधु का मतलब होता है दुल्हन, तो यानी दुल्हन के उपलक्ष्य में जो भी उत्सव रखते हैं वो हो गया वधूत्सव। और मंजूषा यानी इसका संधि विच्छेद करके मैं आपको बता दूं, मंजूषा इसका जो संधि विच्छेद होगा वह होगा मंजू धन उषा बराबर मंजूषा। तो इनमें जो सार्थक शब्द निकालने हैं, अर्थ निकालना है, वो आप ट्राई करना। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने आपको यह स्वर संधि और संधि की परिभाषा बता दी। उसमें स्वर संधि और स्वर संधि के जो भेद है वो बताए। उसमें से पहला भेद जो था दीर्घ स्वर संधि, वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। इसकी 3 कंडीशन होती हैं, फर्स्ट वाली आ, सेकेंड वाली ई और थर्ड वाली ऊ। और इन तीनों के उदाहरण भी मैंने यहाँ पे एक एक करके लिख दिए। ये फर्स्ट कंडीशन के हैं, यह सेकेंड कंडीशन के हैं और ये थर्ड कंडीशन के हैं। तो इस प्रकार से आपको आज का वीडियो जो है समझ में आया होगा। जो भी मैंने आपको समझाया है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो आशा करता हूँ आप इसको अच्छे से गहन चिंतन करके सीखे होंगे। और अगर नहीं है तो इसको 1-2 बार देख लें ताकि डीप में जाके आपको यह समझ में आ जाए। क्योंकि संधि ऐसी चीज़ें जो स्कूल लाइफ के अलावा आगे कॉलेज लाइफ में और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी यह आती हैं। अगर आपने इसको एक बार अच्छे से सीख ली तो फिर कोई शॉर्ट ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप स्वयं ही कोई ट्रिक निकाल सकते हो, बना सकते हो। आप केवल शब्द को देखकर, कोई वर्ड देखकर उसकी संधि तोड़ सकते हो। परंतु एक महत्वपूर्ण चीज़, महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, जिस संधि में सार्थक मतलब अर्थ निकलता हो उसी की संधि बनती है, अन्यथा नहीं। अगर कोई सा भी वर्ड लाके रख दिया कि सर इसमें क्या संधि होगी, यह क्या होगा, तो उसमें संधि नहीं बनेगी। उसका कोई ना कोई सार्थक मतलब या अर्थ उसमें निकलना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। और अब यह स्वर संधि का जो भेद है, दीर्घ संधि आज अपन पढ़ चुके हैं। अब अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे गुण स्वर संधि के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।